हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका M360 सीरीज़ में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो हम लोग लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़े थे आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और आई होप सो ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं कमेंट पढ़ूंगा और आपका रिप्लाई भी दूंगा, और आपका जो भी सोल्यूशन है वो मैं आपके इसी अगले लेक्चर में मैं आपको वो सॉल्व करता हुआ दिखाई दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन जो है वो बहुत ही अहम सेशन है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आगे। लेक्चर नंबर 3 है ये, है ना। और जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो ये सिलेबस पढ़ने वाले हैं, हम लोग अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे क्योंकि मुझे आपका बेस बनाना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पहले यहाँ से नेगेटिव से मैं जीरो तक ले आऊँ, फिर जीरो से मैं पॉजिटिव ही पॉजिटिव पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा फिर। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप आई होप सो अच्छे से बैठ गए, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, पानी वानी पी लो, है ना, मुंह पे पानी वानी मार लो, नशे से बाहर निकल जाओ, और चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। चलो, तो आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3, तीसरा लेक्चर आज। ठीक है, किसका? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। ठीक है, तो चलो आज का गोल क्या हमारा? सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। सर हम लोग तो प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट होता है, जिस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट होता है। हालांकि हम प्रोकैरियोटिक सेल में ये पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो आपका ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और ना ही न्यूक्लियोलस होता है, इसलिए हम बोलते हैं वो जो है वो सच्चा नहीं, झूठा है। झूठा है, उसके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। और ऐसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग क्या बोलते थे? नॉन डिफाइन, या फिर उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस है। और ऐसे इसका हम लोग क्या नाम दिए थे? क्या नाम दिए थे? फॉल्स क्रोमोसोम, फॉल्स न्यूक्लियर डीएनए, इस तरीके का हम लोग नाम दिए थे क्योंकि वो झूठा है। ठीक है, आज उसी में हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि इन झूठों के ग्रुप में कौन कौन आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां बात करेंगे बैक्टीरिया का। तो चलो, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान सुनो कि अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन सा ग्रुप आएगा तो क्या बोलोगे? सबसे पहले हम इसमें लिखने वाले हैं बैक्टीरिया इसी में आता है भाई साहब। बैक्टीरिया किस में आता है भाई? बैक्टीरिया इसी के अंदर आएगा। पहला तो बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अब कुछ लोग खुद को इमेजिन करेंगे हम तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया नहीं है भाई। हाँ, मतलब तुम्हारी हरकतें बस बैक्टीरिया वाली है। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं हो तुम। हाँ, और इसमें क्या आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा। और क्या आएगा सर इसके अंदर? माइकोप्लाज्मा। क्या आएगा? माइकोप्लाज्मा आएगा इसके अंदर। हालांकि हम लोग कल क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में, अगर माइकोप्लाज्मा आ ही गया तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर दे कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, है ना। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा सेल होता है जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर से म्यूमीटर से लेकर 0.4 के आसपास होता है, जिसके अंदर सेल वॉल अपसेंट होता है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन नीट 2022 से 23 में ये सवाल आ गया था स्टेटमेंट वाइज कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये स्टेटमेंट था। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा, अच्छा मुझे बताओ कि नीट में एक बार एक सवाल आया था कि माइकोप्लाज्मा जो है वो आपका क्या कहते हैं, एक म्यूमीटर, मतलब एक म्यूमीटर के छन्नी से, जो चाय छन्ने वाला छन्नी होता है ना, मान लो वो चाय छानने वाला छन्नी का जो साइज है वो तुम्हारा 1 म्यूमीटर है, तो हमको बताइए कि माइकोप्लाज्मा उससे पास करेगा कि नहीं करेगा। पहला ये स्टेटमेंट था और उसमें लिखा हुआ था कि पास कर जाएगा। तो अब मुझे तुम सोच के बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियस सी बात है ट्रू है। कैसे? मेरी बात सुनो, अगर मान लिया जाए ये 1 मीटर का छन्नी है, मतलब उसमें 1 मीटर का गैप है, और इसका साइज तो आपको पता 0.3 है माइक्रोमीटर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से ये गुजर जाएगा, ये हद से गुजर जाएगा इसमें से। ठीक है, दूसरी बात, इसी में दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। तो ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ सवाल है, तो आप देख सकते हो कि कितना इजी सवाल आता है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल आता है कि आपको ये सोचना आना चाहिए कि भाई साहब अगर 1 म्यूमीटर का छन्नी है तो उसमें से ऑब्वियस सी बात है 0.3 म्यूमीटर का जो चीज़ है वो ऑब्वियस सी बात है पास कर जाएगा। आया समझ में? तो ये हालांकि हम ऐसे जिक्र कर रहे थे, बस आ गया बात, तो उनका नाम आया तो थोड़ा सा याद आ गया उनकी, है ना, तो वही बातें हो रही थी। तो चलो आगे हम लोग इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं कि देखो, अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया आएगा आपका। क्या आएगा सर? सबसे पहले बैक्टीरिया आएगा, और क्या आएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा। ये सब क्या है? झूठा है, झूठा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएगा, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, है ना, तो ये सब झूठा है। और उसमें क्या आएगा? माइकोप्लाज्मा आएगा। क्या आएगा उसमें? माइकोप्लाज्मा आएगा। माइकोप्लाज्मा को हम लोग PPLO भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PPLO भी बोलते हैं। अब PPLO का मतलब क्या है कि प्ल्यूरो न्यूमोनिया
लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो निमोनिया कर सकते हैं। समझ आ रहा है? मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो, अच्छे से फोकस करके कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया आएगा और क्या आएगा, माइकोप्लाज्मा आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, और माइकोप्लाज्मा को हम लोग PPLO भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं। समझ आया? तो बोलो, यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन सा जुट्ठा लोग आएगा, बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, माइकोप्लाज्मा आएगा। माइकोप्लाज्मा को हम लोग PPLO बोलते हैं। PPLO का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं। क्लियर है? तो बोलो आगे आगे बढ़े। तो यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी? ठीक है। अब हमको तुम एक बात बताओ कि तुम क्या हो? सर हम तो यूकेरियोटिक सेल है। ठीक है सर, और बैक्टीरिया का है प्रोकैरियोटिक सेल है। अब तुम हमको सोच के बताओ कि बैक्टीरिया का संख्या ज़्यादा दुनिया में कि तुम्हारा संख्या ज़्यादा दुनिया में? अब कुछ लोग को बोलेगा सर हम लोग तो इंडिया में ही 140 करोड़ है सर, है ना भाई? बैक्टीरिया एक रूम में 140 करोड़ होगा, सही बोल रहे है ना? मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा होता है। अच्छा सर, इसका मतलब तो यही है कि बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा होता है। मतलब मैं बताऊँ, तेरे नाक पे बैक्टीरिया, तेरे बाल पे बैक्टीरिया, तुम जो अभी फोन पे लेक्चर देख लो मेरा, तेरे फोन पे बैक्टीरिया है, तेरे कंधे बैक्टीरिया है ना? उनकी यादों में बैक्टीरिया नहीं है, खैर तुम्हारे हर जगह पे बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया का नंबर तुम्हारे से ज़्यादा है, इंसान से ज़्यादा है। ओके सर, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया का अगर नंबर ज़्यादा है तो मुझे बताओ कि मल्टीप्लाई फास्ट कौन करेगा? तुम की हो। अब सुनो, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को तो कम से कम 9 मंथ लगता है ना एक बच्चे को प्रोड्यूस करने में, लेकिन बैक्टीरिया 9 सेकंड में 1 लाख बच्चा पैदा कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? बैक्टीरिया जो होता है वो आपका बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करता है। हाँ सर, समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ, बैक्टीरिया छोटा है कि तुम्हारा साइज छोटा है? सर ऑब्वियस बात, बैक्टीरिया तुमको, तुम्हारे बाल पे बैक्टीरिया तुझे दिख रहा है? नहीं सर, इसका मतलब उसका साइज छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमसे कोई बात करे बैक्टीरिया की, उसका साइज छोटा होता है और वो मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करता है, और हम लोग का साइज बड़ा होता है लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई क्या करते हैं? स्लो करते हैं। अगर हमको यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक की। तो ये क्या होता है सर? ये सबसे पहली बात तो ये स्मॉल होगा, छोटा होगा ये। और क्या हो सकता है? स्मॉल है, और ये मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, मतलब ये क्या करता है? खुद को बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूकेरियोटिक सेल की, इसको एक बक्से में बंद कर देता है, इसको देखने में सुंदर लगेगा, है ना? अरे सर हाँ, ये एट हो गया बक्से में बंद। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ यूकेरियोटिक सेल की, किसकी बात करूँ? यूकेरियोटिक सेल की। ठीक है सर, इसको बक्सा में बंद कर दीजिए सर। लो कर दिए। ठीक है सर। यूकेरियोटिक सेल जो है, आप अभी खुद बताया ना, इसका साइज क्या होता है? लार्ग होता है, लार्ग साइज होता है। ठीक है सर। और ये मल्टीप्लाई क्या करता है? मल्टीप्लाई करेगा स्लो। बोल, ये दोनों स्टेप आप अच्छे से क्लियर है तो एकदम बोलो मजा आ गया, है ना? चलो समझ आया? ठीक है। मजा कैसे बोलोगे भाई, हम लोग तो रिकॉर्डिंग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है तुम बोल लो, चलो हटाओ, है ना? तुम बोल लो, तुम्हारे दिल की आवाज़ मैंने सुन ली। चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन ध्यान से। मैंने अब तक क्या पढ़ा? मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सर बैक्टीरिया आएगा, ठीक है सर, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, ठीक है सर, माइकोप्लाज्मा आएगा। मतलब ये ऐसे ग्रुप हैं जिनके पास ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और ना ही न्यूक्लियोलस होगा। मतलब क्या होगा? ना ही इसके पास क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा, ना ही इसके पास क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते थे? झूठा, फॉल्स न्यूक्लियस इसके पास। मतलब क्या हुआ? बैक्टीरिया के पास अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिख के दे दूं कि बैक्टीरिया डज नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, क्योंकि बैक्टीरिया के पास तो सच्चा न्यूक्लियस है ही नहीं, उसके न्यूक्लियस के पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी ग्रुप आता है उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू की फॉल्स? यस सर, ट्रू। ठीक है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन सा ग्रुप आया? बैक्टीरिया आया, ब्लू ग्रीन एल्गी आया, माइकोप्लाज्मा आया, और माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? PPLO बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूमोनिया कर सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ आया? अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो दिखने में छोटा होता है लेकिन काम बड़ी फास्ट करता है, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, मतलब खुद की संख्या को बहुत जल्दी बढ़ाता है। लेकिन यूकेरियोटिक सेल में जैसे हम लोग हो गए, हम लोग का साइज बड़ा है लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई स्लो करते हैं। समझ आया? बोलो समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? ठीक है। अब सुनो, अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की और माइकोप्लाज्मा की, इन दोनों को हम लोग को पढ़ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? कहाँ पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं। में पढ़ेंगे, है ना? मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है सर, समझ गए? तो हमारे पास क्या बचा सर? आप बोले थे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दो ही चीजें, है ना? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी और
माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो हमारे पास कौन सा ग्रुप बचा? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया बचा। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, ध्यान से एकदम फोकस करके सुनना। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, किसकी बात करते हैं हम लोग? बैक्टीरिया की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बैक्टीरिया की बात करने वाले। तो बैक्टीरिया के पास मेनली 4 शेप होता है, 4 शेप होता है। मतलब सर, मतलब जो है बैक्टीरिया दिखने में 4 तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। जैसे इंसान का नहीं तो दो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, है ना। तो वो तो तुमको दिखाई नहीं देता, लेकिन बैक्टीरिया तुमको 4 तरह का दिखता है, ये तुमको दिखा देगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, ह्यूमन के अलावा तो सब वफादारी है भाई, हाँ खैर। तो बैक्टीरिया जो है वो मेनली 4 शेप का होता है। कितने शेप का होता है सर? 4 शेप का होता है। सर कौन कौन सा होता है वो शेप? तो अभी बात करेंगे हम लोग उसके ऊपर। तो सबसे पहला शेप कौन सा है? ये को, ठीक है। पहला से हम लोग लिखेंगे कोकस। क्या लिखेंगे हम लोग? कोकस। इसका प्लूरल होता है कोकाई। क्या होता है? प्लूरल कोकाई होता है, ठीक है। तो कोकस लिखेंगे। कोकस बैक्टीरिया जो होता है, अगर आपको कोनो बैक्टीरिया गोलका लगे देखने में, स्फेरिकल, कैसा? स्फेरिकल, स्फेरिकल, तो ऐसे बैक्टीरिया का क्या बोलते हैं हम लोग? कोकस बोलते हैं। मतलब जो गोलका गोलका जो बैक्टीरिया होता है, जो स्फेरिकल शेप का होता है, ऐसे बैक्टीरिया का हम लोग क्या बोलते हैं? कोकस बोलते हैं। सर ये कैसा होता है? मोटाइल की नॉन मोटाइल? तो ये आपका नॉन मोटाइल होगा। मोटाइल नॉन मोटाइल भी समझते हो कि नहीं समझते हो? बकलोल हैं? देखो मेरी बात सुनो। बैक्टीरिया का मेनली 4 शेप होता है। पहला शेप कोकस। अगर आपको कोई सा भी बैक्टीरिया देखने में गोलका लग रहा है, स्फेरिकल लग रहा है ना, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? कोकस बोलेंगे, ठीक है सर। ये नॉन मोटाइल होता है। मतलब क्या हुआ? ये बैक्टीरिया जहां पैदा होगा वहीं पर होगा, वो चल नहीं सकता है, मोटाइल नहीं होता, वो नॉन मोटाइल होता है। मतलब मोटाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मोटाइल है, मूव कर गए, हम मोटाइल मूव कर गए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हम क्या हो गए? मोटाइल हो गए। अब जैसे मारकर ये हाथ पर रखा हुआ है, बोले इसको मूव करने नहीं करेगा, तो ये क्या हुआ? मोटाइल नॉन मोटाइल। अब एग्जांपल ले रहा है, तो ये नॉन मोटाइल हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोकस जो है वो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल बोलेंगे। समझ आया तो बोलो, समझ आया? क्लियर एकदम? यस सर, ओके आगे बढ़े। कोकस समझ में आया? कोकस जो है बैक्टीरिया का 4 गो शेप होता है सर। पहला शेप गोल का, स्फेरिकल शेप का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोकस बोलते हैं। नॉन मोटाइल होता है वो एकदम। बोलो समझ में आ गया? सीने में घुस गया? चलो आगे बढ़े। दूसरा कौन सा है? बेसिलस। रॉड देखो कभी? दूसरा कौन सा है? दूसरा बेसिलस, ठीक है सर। ये किस शेप का होता है? ये होता है आपका रॉड शेप का। ये ऐसा, ये क्या? ये क्या होता है? रॉड शेप का। रॉड शेप होता है इसका। मतलब क्या हुआ? बैक्टीरिया का मेनली 4 शेप है। पहला शेप, रुक जाओ रहने दो, क्यों ही करना, ठीक है। बैक्टीरिया का 4 शेप होता है। कोकस जो स्फेरिकल का उसको कोकस बोलेंगे, ठीक है। जो रॉड लाइक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिलस बोलेंगे। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ये जो बैक्टीरिया है, ये मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल होता है? ठीक है, तो याद रखना ये मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि ये मोटाइल भी होगा और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन शेप कौन सा है, अब मोस्ट कॉमन क्या मतलब है? देखो अगर बात करें बैसिलस की, तो बैसिलस जो होता है वो मोस्ट कॉमन शेप होता है बैक्टीरिया का। मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया। सर नहीं समझ में, मेरी बात सुनो। मोस्ट कॉमन शेप क्या मतलब है? मान ले, मैं एग्जांपल लेता हूँ, तेरे गांव में 100 घर है, ठीक है। 90 घर जो है तुम्हारा फूस का, फूस समझते हो, लाइक लकड़ी वकड़ी का है, पक्का मकान नहीं है, ठीक है, और 10 को पक्का मकान है। अगर तुमसे कोई बाहर पूछे कि बताओ तुम्हारे गाँव में लगभग घर मकान का है कि लकड़ी का, तो अब से तुम लकड़ी बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे गाँव में 90% घर जो है वो तुम्हारा लकड़ी का बना हुआ है। आ रहा समझ में? या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब देखो ऐसा है कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे गांव में कितने % लोग अमीर है, ठीक है। अब ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे गांव में 90% लोग गरीब है और 10% लोग अमीर है। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारा गांव कैसा, अमीर की गरीब, तो तुम गरीब बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे गांव में मैक्सिमम लोग क्या है? गरीब है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 90% बैक्टीरिया तुम्हारा बैसिलस शेप का ही होता है, रॉड शेप का ही होता है। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया बोलता है। मतलब 2 तरह का शेप पड़े, पहला कोकस जो स्फेरिकल शेप का होता है, जो नॉन मोटाइल होता है, दूसरा बैसिलस जो रॉड शेप का होता है, जो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। और मोस्ट कॉमन शेप जो है तुम्हारा बैक्टीरिया का, वो बैसिलस ही होता है, जो रॉड लाइक दिखता है। बोलो यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? तो अगला हम लोग क्या देंगे? नेक्स्ट क्या है? विब्रियो। विब्रियो क्या है? नेक्स्ट क्या? विब्रियो। तीसरा कौन सा? तीसरा विब्रियो।
थर्ड है आपका विब्रियो, विब्रियो, ठीक है। ये कोमा शेप का होता है, किस शेप का होता है, हिंदी लिखो कभी इंग्लिश, उसमें कोमा नहीं देते हम लोग लिखते लिखते, तो ये किस शेप का होता है, कोमा शेप का होता है, ठीक है सर। और ये कैसा होता है, ये मोटाइल होता है, मतलब ये मूव कर सकता है, ठीक है। समझ आया तो बोलो, समझ आया। देखो विब्रियो क्या है, ये कोमा शेप का होता है, दूसरा ये मोटाइल होता है, ठीक है सर, यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है। अब देखो एक और बच गया, एक और बच गया, कौन सा बचा हुआ, वो आपका बचा स्पाइरल शेप, क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिलियम बोलते हैं, है ना, जो स्पाइरल शेप का होता है। अगर मैं बात करूं चौथा की, तो चौथा की, सॉरी सॉरी, चौथा की, तो ये किस शेप का होता है, इसको हम लोग स्पिरिलियम बोलते हैं, स्पिरिलियम बोलते हैं, ठीक है सर। ये इस तरीके से स्पाइरल शेप का होता है, किस शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होगा, ठीक है सर। ये कैसा होता है, मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल होता है, तो ये बात याद रखना कि ये तुम्हारा मोटाइल होगा। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा मोटाइल जो है वो 3 है और नॉन मोटाइल तो एक ही है, वो तुम्हारा कोकस। मेरी बात ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया का मेनली 4 को शेप होता है, एक होता है गोलका, गोलका को हम लोग कोकस बोलते हैं, वो नॉन मोटाइल होता है, हाँ सर ये समझ गए। दूसरा होता है रॉड शेप का, रॉड देखो ना, रॉड शेप का होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन शेप है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है, बैसिलस है सर, ठीक है। विब्रियो किस शेप का होता है, कोमा शेप का होता है, ये मोटाइल है, ठीक है। स्पिरिलियम किस शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होता है, जो भी वो भी क्या है, मोटाइल ही होगा। क्लियर है यहाँ तक एकदम बैक्टीरिया, तो बोलो यस सर, बोलो यस सर, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, ले भाई नोट कर ले। चलो आगे बढ़े, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ जो एनसीईआरटी की लाइन, रुको। तो एनसीईआरटी की लाइन लिखती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक इज फंडामेंटली सिमिलर, ठीक है। फंडामेंटली क्या है, सिमिलर है, बट डिफरेंट इन, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको नीचे कर लेते थोड़ा सा, ओह वाह वाह वाह, ठीक है। फंडामेंटली सिमिलर बट डिफरेंट इन शेप एंड फंक्शन, ये तुम्हारा एनसीईआरटी लिखता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, हम ये चीज करने वाले, ठीक है। मैं तुमको इससे पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरी बात सुनो। हमारे तरह 3 भाई है, ठीक है, कौन कौन सा, 3 भाई है, सबसे छोटे तुम हो, ठीक है, तुमसे बड़ा एक तुम्हारे विनोद भैया, ठीक है, एक मान लो रामलाल भैया, ठीक है। तुम्हारा कितना भाई है, 3 भाई है, ठीक। तुम क्या कि तुम, अच्छा मुझे बताओ कि मान लेते एक एग्जांपल लेता, एक अजम्पशन लेते, हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन लेते कि मान लो तुम तीनों आदमी एक ही दिन पैदा हुए, ठीक है। तो तुम तीनों में क्या क्या कॉमन है, सर सब कुछ कॉमन है, 2 आंख उनके पास भी, 2 आंख उनके पास भी, 2 आंख उनके पास, तीनों के पास 2 आंख है, ठीक है। सबके पास 2 आंख भी है, हाँ सर सबके पास 2 आंख भी है, ठीक है। अब जब तुम लोग बड़े हुए, तीनों भाई जब तुम बड़े हुए, तो एक भाई मान लो तुम्हारा डॉक्टर बन गया, ठीक है, एक भाई तुम्हारा मान लो इंजीनियर बन गया, और एक भाई तुम्हारा मान लो आईएएस बन गया, ठीक है। तीनों अलग अलग भाई है जो उनके पास क्या है। अब मुझे बताओ क्या तुम तीनों का बॉडी शेप होगा, सेम होगा, नहीं हो सकता तुम्हारा कोई एक भाई जिम कर रहा हो तो उसका बॉडी डंबल उम्बल बढ़ जाएगा, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा कोई भाई जो है तुम्हारा पतला रहेगा, खाना खाता पीता नहीं, और तुम मिड रेट हो गए। इसका क्या मतलब है कि तीनों भाई का शेप अलग अलग है, तीनों भाई का वजन अलग अलग होगा, तीनों भाई का हाइट अलग अलग होगा, हाँ सर ये तो है। आगे सुनो, मान लो तुम्हारा जो डॉक्टर भाई है, क्या वो आईएएस का काम कर सकता है, नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, उनके पास भी 2 आंख है, 2 नाक उनके पास भी है, तुम्हारे पास भी 2 आंख है, तुम्हारे पास भी 2 नाक है, तुम आईएएस हो, वो क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटली वो लोग सिमिलर थे, फंडामेंटली तुम स्टार्टिंग में तुम लोग
तीनों सेम रहते, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे तुम लोग बड़े हुए, तुम लोगों ने अपना अपना प्रोफेशन चुना। जब अपना अपना प्रोफेशन चुना तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा जो अपना अपना प्रोफेशन है, तुम अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही काम करोगे। समझ में आया? तो कुल मिला के कुछ कुछ इसी तरीके का मात्रा होता है इस लाइन का। इस कुल मिला के यही मतलब है कि मान लिया जाए कि यहां पर एक बैक्टीरिया है तुम्हारा, देखो मान लो तुम्हारा एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया 1 है, ठीक है सर। ये मान लो बैक्टीरिया 2 है, 2 है, और ये मान लो बैक्टीरिया 3 है, बैक्टीरिया 3। अब मुझे बताओ कि जब ये स्टार्टिंग में, जब जिस समय ये पैदा हुआ होगा, क्या सबके पास सेल वॉल होगा? क्या सबके पास सेल वॉल होगा? बोलो। ओहो, एक सेकंड मुझे, वो क्या था भाई? छोड़ो। हाँ, तो क्या सबके पास सेल वॉल होगा? इसके पास भी सेल वॉल होगा? हाँ सर, क्या इसके पास भी सेल वॉल होगा? अरे जैसे तुम तीनों भाई के पास नाक था, तीनों भाई के पास कान था, तीनों भाई के पास आंख था, दो दो आंख था, तो सिमिलरली ये तीनों भाई, मान लो तुम्हारा बैक्टीरिया तीनों भाई है, इसके पास भी सेल वॉल, इसके पास भी सेल वॉल, इसके पास भी सेल वॉल, ठीक है। क्या इसके पास भी सर्कुलर डीएनए होगा? सर्कुलर डीएनए होगा? यस सर, ऑब्वियस सी बात है। इसके पास भी सर्कुलर डीएनए होगा? ठीक है, इसके पास भी सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है। मान लो इस सबके पास 70 राइबोसोम होगा, 70 राइबोसोम सबके पास होगा, इसके पास 70 राइबोसोम होगा, इसके पास 70 राइबोसोम होगा, 70 राइबोसोम होगा, ठीक है। अब मान लो ये आइए सर, तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये बैक्टीरिया 3 जो है, इस बैक्टीरिया 3 का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। अब मुझे बताओ कि लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है कि दूध को दही में वो कन्वर्ट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि लैक्टोबैसिलस का जो काम होता है वो मिल्क को कन्वर्ट करता है किसमें? कर्ड में, राइट। मतलब यहाँ पे मिल्क को किसमें कन्वर्ट करेगा? मिल्क को कन्वर्ट करेगा किसमें? कर्ड में। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि इन तीनों में से कौन सा है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकता है? सर ओनली और ओनली 3। क्यों? बाकी सबके पास भी तो सेल वॉल है, बाकी सबके पास भी तो सर्कुलर डीएनए है, बाकी सबके पास भी तो 70 राइबोसोम है, लेकिन वो क्यों नहीं कर सकता? एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि ये अपना अपना प्रोफेसर अलग चुन लिया है। कोई आईएएस है, कोई डॉक्टर है, कोई मान लो इंजीनियर है, तो अपना अपना काम वही करेगा, भले ही दोनों सबके पास दो दो नाक हो, भले ही दोनों सबके पास दो दो कान हो, है ना। लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया 3 ही जो है इसको कन्वर्ट कर सकता है किसमें? दूध को दही में। अब इस लाइन को अच्छे से पढ़ो, ये एनसीईआरटी का वो लाइन है जो अक्सर कर समझ में नहीं आता बच्चों को, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक, मतलब जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका जो जन्म है, वो फंडामेंटली सब सिमिलर होता है। सबके पास सेल वॉल, सबके पास सर्कुलर डीएनए, सबके पास 70 राइबोसोम, लेकिन वो आगे चल के शेप में और फंक्शन में अलग हो जाता है। बोलो एकदम समझ में आ गया? उद्देश्य भी यही था। एकदम क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी? नोट करो, नोट करो। आगे बढ़े। यहां तक आपको आई होप सो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या जो हो गया ना, मतलब क्या यहां पे तुम्हारा शेप जो है वैरी करेगा, फंक्शन भी वैरी करेगा, ठीक है।
एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला टॉपिक क्या, प्लाज्मिड। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्या, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक ना यहाँ पर वो बना रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल बना रहा हूँ। ध्यान सुनो, ये मान लिया जाए तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसके अंदर मान लो ये तुम्हारा डीएनए है, ऐसे। मैं बोलूं चंद अल्फाज इस डीएनए के लिए, थोड़ा सा 2-4 लाइन इस डीएनए के लिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत मेहनत से ये चीज पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। पहली बात, ये कितना डीएनए, 1 की 2? सर ये सिंगल डीएनए, एक सिंगल डीएनए। कैसा है ये? सर्कुलर डीएनए की कैसा डीएनए बताओ? ये डीएनए कैसा है? सर्कुलर। पहले बताओ ये डबल स्टैंड है सिंगल स्टैंड है? सर ये तो डबल स्टैंड दिख रहा है हमको। ये तुम्हारा क्या है? डबल स्ट्रैंड, ठीक है। तीसरा बात, सर्कुलर तुमको साफ साफ दिख रहा है। और आ रहे टॉपिक पे ये समझो कि तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, सर्कुलर। अब बताओ इस डीएनए के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या? सर हम लोग क्या सा सेल बना रहे, प्रोकैरियोटिक, तो जाहिर सी बात नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेकेड, ये क्या है? नेकेड है, ठीक है। नेकेड का क्या मतलब है कि नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और क्या था, और क्या पढ़ा था हम इसके बारे में कि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो हुआ आपका, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपका क्या होता है? अब्सेंट होता है, ठीक है। क्या अब्सेंट होता है? हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। ये हम प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कि सिंगल होगा, डबल स्ट्रैंड होगा, सर्कुलर होगा, नेकेड होगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा, और हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर क्या था? अब्सेंट था। क्या यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है। तो अब मुझे झटक से इसका नाम बता दो कि हम इसको क्या क्या बोलते थे, याद है? क्या क्या बोलते थे? सर न्यूक्लियर डीएनए बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? न्यूक्लियर डीएनए बोलते थे। ओहो, क्या बोलते थे? न्यूक्लियर डीएनए बोलते थे। और क्या बोलते थे? और क्या बोलते थे? क्रोमोसोमल डीएनए बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? क्रोमोसोमल डीएनए बोलते थे, ठीक है। और कुछ बोलते थे? याद करो, याद करो। और क्या बोलते थे? जीनोमिक डीएनए बोलते थे, जीनोमिक डीएनए बोलते थे, ठीक है। जीनोमिक डीएनए बोलते थे। और कुछ बोलते थे? सोच के बताओ, और कुछ बोलते थे इसको? बोलो 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 बोलो। सर इसको न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या हो सकता है? न्यूक्लियोइड भी हो सकता है, न्यूक्लियोइड हो सकता है। मतलब ये कुल मिला के बेरोजगार है ना? तो बेरोजगार को अलग अलग नाम दे रहा गाँव वाला, है ना? मतलब क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब नौकरी नहीं है एक तरीके से, तो इसका अलग अलग नाम पड़ गया। न्यूक्लियर डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, जीनोमिक डीएनए, न्यूक्लियोइड, अलग अलग नाम से लोग उसको चिढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको इतने नाम से रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, है? समझ आया? अब सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि इसके इस डीएनए की प्रॉपर्टी के अलावा, मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक सिंगल डीएनए है, डबल स्ट्रैंड है, सर्कुलर है ये, और ये नेकेड है। इसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है सर। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है, क्योंकि इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, इसलिए हम इसका अलग अलग नाम रखते हैं। मतलब एक तरीके से सोचो ना कि इसके पास नौकरी नहीं है, और नौकरी जो मान लो बेरोजगार, उसका अलग अलग नाम ही देते थे समाज में। तो न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं इसको, क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, और न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं इसको। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर, तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ूँ क्या? आगे बढ़ूँ, ठीक है। अब सुनो, इसके अलावा अब सुनना से, मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर, किसके अंदर? इस मान लो ये एक डीएनए, क्या? एक डीएनए, एक डीएनए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पहले से इसके पास डीएनए था? यस सर। तो इसके रिस्पेक्ट में ये डीएनए एक्स्ट्रा है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ। और बेसिक बात है, एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास क्या होता है? एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। ये क्या तुम्हारा? ये तुम्हारा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, तो इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल सकते हैं। यस सर, ये बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ, देख के ये डीएनए तुमको कैसा दिख रहा है? छोटा की बार, इसके रिस्पेक्ट में, इस डीएनए के रिस्पेक्ट में ये छोटा की बार है सर, छोटा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्मॉलर, स्मगलर नहीं, स्मॉलर, ठीक है। कैसा है? सर्कुलर है कि लीनियर है? सर सर्कुलर दिख रहा है हमको, तो ये तुम्हारा सर्क्यूलर है, ओके सर। मतलब क्या हुआ? ये इस डीएनए के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा डीएनए है, इसलिए इसका नाम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है।
इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा है, इसके रिस्पेक्ट में ये गोल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब खुद की संख्या को खुद ही बढ़ा सकता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेट कर सकता है। क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। बोलो समझ आया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं इसकी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, उसके अपने डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, जो जिसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, जो छोटा होता है, जो सर्कुलर होता है, जो रेप्लिकेट कर सकता है, अधिकतर बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड के नाम से हम लोग जानते हैं। बोलो समझ आया, आया समझ में, कोई दिक्कत है बबुआ तो बोलो। समझ आया। अब देखो एक बात, ठीक है, देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड गिव फिनोटाइपिक कैरेक्टर। तो भाई तुमको तो फिनोटाइप पता होगा नहीं है, चलो मैं बताऊं फिनोटाइप क्या होता है। पहले ये समझो फिनोटाइप क्या होता है। जैसे मान लो कि मेरा आंख जो है वो काला है कि गोरा है, देख लो यहाँ ऐसे देखो, बताओ आंख मेरा काला है कि गोरा है। सर आपका आंख काला है, तो मुझे बता कि ये देखने के लिए तुमको क्या करना पड़ा, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ा, तो तुम यूं ही देख लिए, बताओ सर ये तो हमको ऐसे पता चल गया कि आपका आंख काला है। इसका क्या मतलब है कि अब जैसे मान लो मेरा बाल कैसा है, काला है कि गोरा है, काला है कि ब्राउन है, सर ब्लैक है। तो मुझे बता कि ये तुमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ा क्या, नहीं सर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी कैरेक्टर, ये कैरेक्टर ही हो ना, क्या कहते हैं, आइज का ब्लैक होना, हेयर का ब्लैक होना, माउथ का वाइट होना, है ना, ये सब सारी चीज़ें जो है, दांत का वाइट होना, तो ये सब कैरेक्टर ही हुआ ना एक तरीके का। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं इस मौजू पर, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि अगर मान लिया जाए कि ऐसा कोई भी चीज़ का कैरेक्टर जो आपको मतलब नेकेड आई से, बिना कोई चीज़ यूज किए हुए आंखों से दिख जाए, आंखों में दिख जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हम लोग फिनोटाइप बोलेंगे। मतलब क्या हुआ कि मेरी हाइट लंबी है कि छोटी है, ये आप देख के मुझे बता सकते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो देख के पता चले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मिड जो है, एनसीईआरटी लिखती है इस बात को कि प्लाज्मिड गिव फिनोटाइपिक कैरेक्टर। क्या लिखती है एनसीईआरटी, प्लाज्मिड गिव फिनोटाइपिक कैरेक्टर। फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या मतलब है इसका, प्लाज्मिड गिव फिनोटाइपिक कैरेक्टर का क्या मतलब है, मुझे बताओ क्या मतलब है इसका, बोलो बोलो बोलो। तो चलो आगे बढ़े। अब ये बात जो है ना, ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल लाइन है, लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन आपको नहीं लगेगा। ठीक है, प्लाज्मिड गिव फिनोटाइपिक कैरेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड की वजह से आपको फिनोटाइप दिखता है। सर नहीं समझ में आया, अभी रुक जा, 2 मिनट रुक जा, मैं समझाता हूँ, रुक जा। देख मैं बोल रहा हूँ कि मान ले यहाँ पर मैंने 2 बैक्टीरिया बनाया, एक बैक्टीरिया ये और एक बैक्टीरिया तुम्हारा ये। मैंने क्या किया, 2 बैक्टीरिया बनाया। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बैक्टीरिया 1 है, ये तुम्हारा बैक्टीरिया 2 है। मैंने 2 बैक्टीरिया बनाया, एक तुम्हारा बैक्टीरिया 1 है, एक तुम्हारा बैक्टीरिया 2 है। मैं बोल रहा हूं कि मान लिया जाए इस, ऐसे रुक जाओ, ठीक है, ये देखो मैं बोल रहा हूं कि मान लिया जाए कि इस बैक्टीरिया के अंदर, किस बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो गोलका तुमको दिख रहा है, इस गोलके का नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है इसका, प्लाज्मिड नाम है। ठीक है, ये क्या आपका, ये प्लाज्मिड। तो यहां पर प्लाज्मिड क्या है, प्रेजेंट है, प्लाज्मिड, सॉरी प्लाज्मिड, यहां पर क्या है, प्रेजेंट। यहां पर क्या है, प्लाज्मिड एब्सेंट। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। प्लाज्मिड यहाँ पर एक जगह प्रेजेंट है, दूसरी जगह एब्सेंट है। अब हम ये बोल रहे हैं कि मान लिया जाए इस प्लाज्मिड के पास ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये एंड ये रेड कलर का, ये हम लोग मान लेते हैं कि इसके पास ना एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। अब इसका क्या मतलब है समझाता हूं। मान लिया जाए ये तुम्हारा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है। ये क्या तुम्हारा, मान लिया जाए यहां पर तुम्हारा क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है ये, किसके ऊपर, प्लाज्मिड के ऊपर, ठीक है सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई परेशानी। मतलब क्या हो कि दो बैक्टीरिया हम लोग लिए, एक बैक्टीरिया के पास तुम्हारा प्लाज्मिड है, दूसरे के पास नहीं है। और जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, मैं बोल रहा हूँ कि उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के पास एक कैरेक्टर है जो क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। नाम भी लिख देते हैं, चलो तुम बोलते हो तो नाम भी लिख देते हैं। मान लो इसका नाम एम्पिसिलिन है, मान लेते हैं कि इसका नाम क्या है, एम्पिसिलिन है। अरे मान लेते हैं क्या है, एम्पिसिलिन। ठीक, अब मैं तुमको एक चीज समझाता हूं। मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, देखो हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन तुम कभी कभी एक चीज़ देखे हो कि हम लोग जब कभी कभी बीमार पड़ते हैं ना, तो कितना भी एंटीबायोटिक खा ले ठीक नहीं होता। अब मान लो तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया जो बीमारी कर दिया, क्या कर दिया, बीमारी कर दिया। अब उस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के पास क्या होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। ध्यान सुनो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन मतलब क्या हुआ, मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन मतलब एंटीबायोटिक से लड़ने का ताकत, रेसिस्टेंट मतलब उसके अगेंस्ट काम करने का ताकत। यस सर, मतलब क्या हुआ, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो है वो तुम्हारा, इसका ये मतलब होता है कि ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जिसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होगा, उस पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ेगा अगर उसने तुझे बीमार कर दिया तो। मतलब क्या हुआ कि इस बैक्टीरिया के ऊपर, अब तुम मुझे सोच के बताओ कि कौन से बैक्टीरिया के ऊपर एम्पिसिलिन का फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे किस पे, एक की दो सर, एक पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक के पास क्या है सर, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिसिलिन भी बोलते हैं। अब मैंने क्या किया, मान लो ध्यान से सुनो, मैंने देखो एक सेकंड रुको, मैंने क्या किया, अरे ओ ठीक है चलो हटो। मान लो कि मैंने पेट्री प्लेट लिया, पेट्री प्लेट समझते हो, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक प्लेट लिया मैंने, 2 प्लेट लिया, देखो एक प्लेट मैंने यहां ले लिया, ठीक है, और एक प्लेट मैंने यहां ले लिया। अब सुनो, ऐसा बैक्टीरिया, सुनो ध्यान से अच्छे सुनो, ठीक है, एक प्लेट मैंने यहां ले लिया, ठीक है, और एक प्लेट मान लो यहां पे ले लिया, एक प्लेट इधर ले लिया, ठीक, 2 प्लेट ले लिया। अब हम क्या किए, इस बैक्टीरिया को इस प्लेट पे रख दिए, क्या कर दिए, इस बैक्टीरिया को इस प्लेट पे रख दिया, देखो ठीक है, और इस बैक्टीरिया को इस प्लेट पे रख दिए। ये सारा क्या, बैक्टीरिया 1, ये सारा क्या, बैक्टीरिया फर्स्ट, और ये सारा क्या, सॉरी ये बैक्टीरिया सेकेंड है, सॉरी ये बैक्टीरिया सेकेंड, ठीक है, और ये सारा बैक्टीरिया कौन सा, बैक्टीरिया फर्स्ट। मतलब ये वो बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड है और ये वो बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है, ये 2 बैक्टीरिया ले लिया। अब हम क्या किए, इसके ऊपर ना हम लोग क्या डाल दिए, रात में हम क्या किए, ऐसे मूड मेरा खराब हो रहा था तो दोनों के ऊपर एम्पिसिलिन छिड़क दिए, क्या कर दिए, एम्पिसिलिन छिड़क दिए, एम्पिसिलिन छिड़क दिए। ये क्या, एंटीबायोटिक है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एम्पिसिलिन छिड़क दिए, एम्पिसिलिन छिड़क दिए दोनों के ऊपर। और जब हम सुबह में आते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो बैक्टीरिया है, इसका जो बैक्टीरिया, इस पेट्री प्लेट का जो बैक्टीरिया है वो अभी भी जिंदा है। क्या देखा मैंने कि इस पेट्री प्लेट का जो बैक्टीरिया है वो अभी भी जिंदा है, ये क्या, जिंदा है, जिंदा है। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं सुबह आया और मैंने देखा इस बैक्टीरिया का जितना भी बैक्टीरिया था वो खत्म हो चुका है, वो क्या हो चुका है, गायब ही है पूरा बैक्टीरिया। वो क्या है, वो बैक्टीरिया तुम्हारा पूरा गायब ही है, मतलब वो मर चुका है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसके ऊपर जो एम्पिसिलिन हम लोग डाले थे, वो जो प्लाज्मिड था, उस प्लाज्मिड ने इसके सारे एम्पिसिलिन के इफेक्ट को खत्म कर दिया। क्योंकि इसके पास क्या था कि एम्पिसिलिन के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था। क्या था, इसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था, लेकिन इसके पास किसी भी तरह का एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं था, जिसकी वजह से इसका जितना भी बैक्टीरिया था वो सारा मर गया। लेकिन इसका जितना बैक्टीरिया था वो सारा नहीं मरा। क्यों? क्योंकि इसके बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड था, इस वजह से ये नहीं मरा।
इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मतलब यहां पर क्या हुआ कि बैक्टीरिया यहां पर ग्रो कर गया, यहां पर बैक्टीरिया तुम्हारा ग्रो कर गया, इस केस में बैक्टीरिया ग्रो कर गया। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं तो बैक्टीरिया नॉट ग्रो, बैक्टीरिया यहां पर ग्रो नहीं किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सर इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर से क्या मतलब है, समझ में आ रहा? मेरी बात ध्यान सुना, मैं बोल रहा हूँ कि तुमको नहीं पता कि ये तुम प्लेट लिए, ध्यान सुना अच्छे से, अच्छे से मुझे इधर फोकस कर, मेरी तरफ फोकस करो सब, इधर इधर मेरी तरफ। हाँ, मान लीजिए तुम्हारा एक पेटी प्लेट है, दूसरा पेटी प्लेट है, ठीक है। इसके ऊपर तूने बैक्टीरिया रखा, फिर से सुनो, ये दो प्लेट तूने ले लिया, इसके ऊपर बैक्टीरिया है, इसके ऊपर भी सारा बैक्टीरिया है, ठीक है। अब क्या किया तुम दोनों के अंदर, इसमें भी एम्पिसिलिन डाल दी और इसमें भी एम्पिसिलिन डाल दी, ठीक है सर, दोनों के अंदर डाल दिया। और जब तुम सुबह आए तो तुमने देखा कि भाई इस पे इसका जितना भी बैक्टीरिया तो सारा मर चुका है, लेकिन इसका बैक्टीरिया, घड़ी वाले हाथ का बैक्टीरिया अभी भी जिंदा है। इसका मतलब तुम क्या समझोगे कि इसमें प्लाज्मिड है कि इसमें प्लाज्मिड है, इसमें किसमें बताओ सर? घड़ी वाले हाथ में आपका प्लाज्मिड होगा। इसका क्या मतलब है? तुझे देख के पता चला क्या? तूने एक्सपेरिमेंट किया था? नहीं, लेकिन तुमको फिनोटाइप का एहसास हो गया कि तुमने पढ़ रखा था कि प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया के अंदर होगा उस पे एम्पिसिलिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि इसका इस प्लेट का बैक्टीरिया अभी भी नहीं मरा है, इसका क्या मतलब है कि इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होगा, ये तुमको देख के पता चल गया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि प्लाज्मिड जो है गिव फिनोटिपिक कैरेक्टर, मतलब प्लाज्मिड जो है वो तुम्हारा फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करेगा। बोलो समझ आया या नहीं आया? बोलो क्लियर एकदम, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया? ठीक है, मतलब ये वो बैक्टीरिया है जिसके ऊपर आपने एम्पिसिलिन डाला था, ये भी वही बैक्टीरिया जिसके ऊपर आपने एम्पिसिलिन डाला था। लेकिन जब तुम सुबह आए तो तुमने देखा इसका सारा बैक्टीरिया मर चुका है, लेकिन इसका अभी भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस बैक्टीरिया के पास तुमको देख के पता चल गया कि इसके पास प्लाज्मिड होगा, इसके पास प्लाज्मिड नहीं होगा। समझ आया? आया आया बोलो, आ गया? आया बोलो बोलो। और इसमें एक बात और हो गया। ओहो ऐसा, रुक जा भाई, क्या कर रहा है? हाँ चलो, आया समझ में? आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलो, इसमें एक बात और याद रखना, इसमें एक बात और याद रखना। क्या क्या याद रखेंगे सर? कि प्लाज्मिड हेल्प, बस इसको लिख लेना कॉपी में, प्लाज्मिड हेल्प्स, और जो टारगेट उसको तो समझ में आ ही गया, हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? क्लास 12 में, क्लास 12 के में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। इसको लिख के बस छोड़ दो, ठीक है। और जिसको जो टारगेट उसको समझ में आएगा कि हम क्या कहने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो ये किसमें प्रेजेंट होता है? किसमें प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। किसमें होगा? प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब या फिर ऐसे लिख लो, प्रोकैरियोट लिख लो सीधा सीधी, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म भी आ जाएगा इसमें। मतलब क्या है कि आपका जो इंक्लूजन बॉडी है वो किसके अंदर होगा? प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, ठीक है। सर प्रोकैरियोटिक में कहां पर, मुझे बताओ। एक तो हमारा बैक्टीरिया के अंदर होगा, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होता है, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है। कहां होता है? साइनो बैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो है आपका इंक्लूजन बॉडी, ये क्या हो रहा, सॉरी, इंक्लूजन बॉडी जो है आपका वो कहां पर होगा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया के अंदर होगा।
ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होगा और साइनोबैक्टीरिया के अंदर होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BGAB बोलते हैं। क्या यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ भाई कि मैं एक सेल बना रहा हूँ। सर क्या होता है इंक्लूजन बॉडी? पहले ये समझ कि होता कहाँ पर, बाद में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, ये समझ में आया? कहाँ पर? बैक्टीरिया के अंदर होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BGAB बोलते हैं। एक एक बार उठा लो वहाँ से। ठीक, अब सुन ध्यान से। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? अच्छा सुनो एक बात और, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। क्या होता है ये? मेम्ब्रेन लेस होता है, मतलब इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। अच्छा ये प्रूफ हो रहा है, देख मैंने क्या बोला था, प्रोकैरियोटिक सेल के पास ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होगा जिसमें मेम्ब्रेन हो। तो अब मुझे सोच के बताओ कि अगर इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है तो ये, इसे काम क्या? फूड स्टोर करना। क्या काम इसका? इसका काम क्या? फूड को स्टोर करना। क्या काम इसका? फूड को स्टोर करना। क्या काम इसका? फूड स्टोर करना। क्या काम इसका? फूड स्टोर करना। अब तुम मुझे सोच के बताओ कि ये फूड स्टोर कहां पर करेगा? इसके पास अपना मेम्ब्रेन है नहीं, तो इसका मतलब ये फूड स्टोर कहां करेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर करेगा। सर कहां करेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर करेगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई मसला, कोई परेशानी है ना? बोलो बोलो बोलो। सर क्यों ना एक स्ट्रक्चर बना के हम लोग समझ लें, ठीक है? अच्छा क्या बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि फूड को स्टोर करता है। एक काम करते ना, हम लोग टिफिन से कंपेरिजन करते हैं। टिफिन क्या होता है? सर उसमें फूड स्टोर करता है। मान ले ये तेरा टिफिन है, ये क्या तेरा टिफिन है? क्या तेरा टिफिन है? तुम देखा टिफिन में 3-4 डब्बे होते हैं। मान ली ये पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है और ये तीसरा डब्बा है। 3 डब्बा है, एक डब्बा और होगा, बाद में ऐड करेंगे उसको। एक काम करें, इस साइड लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास एक क्या है? टिफिन है। टिफिन के अंदर एक डब्बा, 2 डब्बा, एक डब्बा, 2 डब्बा और 3 डब्बा। ठीक, मैं बोल रहा हूँ एक काम करता, नाम रख देता है। मान लो एक का नाम है राइस, तो उसके अंदर एक के ऊपर, एक डब्बे के ऊपर लिख दे राइस। मतलब मान लो कि इस डब्बे के ऊपर लिख दे राइस, इसके अंदर इसके ऊपर लिख दे दाल, इसके ऊपर लिख दे चोखा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस डब्बे के अंदर चावल होगा, इस डब्बे के अंदर दाल होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसको रख देता राइस, इसके ऊपर नाम लिख देता राइस, इस पर क्या लिख देते हैं? दाल, इस पर क्या लिखते हैं? चोखा। इसका मतलब इसमें चावल होगा, इसमें दाल होगा, इसमें चोखा होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? मतलब क्या हुआ, ये तीनों ऐसा टिफिन है जो नाम से हमको पता चल रहा है कि अगर मैं इसका नाम लिखूं कि ये तुम्हारा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, इस टिफिन का नाम क्या है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स ये किसको स्टोर करेगा? मतलब सर अभी जिस हिसाब से आप एग्जांपल ले रहे थे कि राइस इस पे लिखा, उसको राइस को स्टोर करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्लाइकोजन है ये किसको स्टोर करेगा? स्टोर किसको? ग्लाइकोजन को। ठीक है, ये किसको स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन को। मतलब इस टिफिन का डब्बे का नाम क्या है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और ये किसको स्टोर करता है? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। दूसरे डब्बे का क्या नाम है सर? दूसरे डब्बे का क्या नाम है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, समझ में आया? दूसरे डब्बे का नाम है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। क्या नाम है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। इसका क्या मतलब है कि किसको स्टोर करेगा? फॉस्फेट को स्टोर करेगा। फॉस्फेट को स्टोर करेगा। तुम्हारा दूसरा डब्बा है। हाँ, लेकिन तीसरे डब्बे पे जो नाम है ये, अब मान लो चोखा है, ठीक है? अब डेली चोखा तो बनेगा नहीं, हो सकता है किसी दिन सब्जी बन जाए, किसी दिन मान लो तुम्हारा पनीर बन जाए, है ना? तो अब इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि तीसरे डब्बे का क्या नाम है? साइनोफिशियन ग्रेन्यूल। क्या नाम है? क्या नाम है? साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स। ये क्या स्टोर करता है? तो ये करता है तुम्हारा प्रोटीन स्टोर। प्रोटीन को स्टोर करता है किसके अंदर? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। मतलब क्या हुआ, ये जो तुम्हारा इंक्लूजन बॉडी, एक तरह का टिफिन है, टिफिन के अंदर 3 डब्बा है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन स्टोर करेगा वो। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स क्या बोलते हैं? कि फॉस्फेट स्टोर करेगा वो। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन स्टोर करेगा। कहां पर? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। क्लियर है तो बताओ, एकदम चमक रहा, बताओ। ठीक है, अब इसमें एक और डब्बा होता है जो हम यहां पे मेंशन नहीं किया, उस डब्बे का नाम है गैस वैक्यूल। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? गैस वैक्यूल। क्या है ये गैस वैक्यूल? देखो ये एक तरह का इंक्लूजन बॉडी है, इंक्लूजन बॉडी है, ठीक है सर। दूसरा बात
कि ये एयर को स्टोर करता है, एयर को स्टोर करता है। तीसरा बात, ये बीओनसी, अब समझाते बीओनसी क्या होता है। बीओनसी प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये पाया जाता है तुम्हारा ब्लू ग्रीन एलगे के अंदर, है ना, और पर्पल फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और ये भी तुम्हारा मेम्ब्रेन लेस होता है। क्या होता है ये? मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस होता है। समझ में आया? मतलब क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। गैस वैक्यूल जो तुम्हारा चौथा डब्बा है, गैस वैक्यूल भी एक तरह का इंक्लूजन बॉडी है, ये एयर को स्टोर करता है। सर बियोन्सी का क्या मतलब होता है? मेरी बात, कभी तुम वाटर पार्क गए हो, उसमें क्या करते हैं, बच्चे के कमर पे ना एक फुला के वो कर देते हैं, फुला देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा नीचे डूबता नहीं है। इसी को मतलब बियोन्सी प्रोवाइड करना। मतलब गैस वैक्यूल की वजह से जो कोई ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई ऐसा जलीय स्तर का ऑर्गेनिज्म होगा जो नीचे डीप में ना जाके ऊपर तैरता होगा, रीजन उसका क्या है? क्योंकि उसके पास क्या गैस वैक्यूल है। क्लियर? मतलब क्या हुआ, ये बियोन्सी प्रोवाइड करता है। बियोन्सी मतलब जो पानी में डूबने ना दे, ठीक है। कहां पर होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होता है, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर होता है, और ये भी मेम्ब्रेन लेस होता है। बोले यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इंक्लूजन बॉडी को। इंक्लूजन बॉडी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होता है, और साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें फूड स्टोर होता है। ये कहां स्टोर करता है? फूड को कहां स्टोर करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर करता है। अगर तुमसे कोई पूछे इंक्लूजन बॉडी जो है वो आपका जो फूड को स्टोर करता है वो कहां पर करता है? सो साइटोप्लाज्म के अंदर ही करता है, ठीक है। इसमें 3 टिफिन का डब्बा है। कौन कौन सा? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जो फॉस्फेट को स्टोर करेगा, और साइनोफिसिन ग्रेन्यूल्स जो क्या करेगा? प्रोटीन को स्टोर करेगा ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। गैस वैक्यूल की बात करें, ये भी एक तरह का इंक्लूजन बॉडी है ना। ये एयर को स्टोर करता है, बियोन्सी प्रोवाइड कराता है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये, और ये मतलब किसके अंदर पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है, और पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। और ये भी क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। क्लियर एकदम? पूरा समझ आया? देख लो अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूजोसोम। क्या होता है म्यूजोसोम? देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, मेरी बात सुनो। मान लो ये सेल है, ये कुछ कोई लेयर है, ठीक है। इस पे क्या, मान लो इस तरह से एक्स्ट्रा कुछ आ गया, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बोलते हैं, मतलब बढ़ जाना, ठीक है। एक केस एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में क्या हुआ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गई, उसको मतलब क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। पहला केस ये। दूसरा केस, मान लो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन खुद धस गया, अंदर तरफ धस गया, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवेजिनेशन बोलते हैं। इनवेजिनेशन बोलते हैं। क्लियर? मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। और अगर सेल मेम्ब्रेन खुद ही धस जाए, है ना, और नया स्ट्रक्चर बना ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। मैं बस ये समझाने के लिए बोला, तो हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं समझा देता हूँ। देखो चलो, तो हम लोग म्यूजोसोम में स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं कि क्या है, ठीक है। ये देखो, मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, देखो ध्यान से। ठीक, इसके अंदर मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ गए। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो सबसे बाहर है, ये क्या है? सर सेल वॉल है, सेल वॉल है। ये क्या? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है सर। ये क्या है तुम्हारा? सेल मेम्ब्रेन है। ओके ओके ओके, समझ गए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर किस चीज़ का क्या हुआ? इन्वेजिनेशन हुआ कि एक्सटेंशन हुआ? सर आपने क्या बताया था कि अगर किसी भी चीज़ पर एक्स्ट्रा कुछ आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन खुद ही अंदर तरफ धस गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनवेजिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इनवेजिनेशन बोलेंगे। मतलब क्या हुआ? ये तुम्हारा क्या हुआ? इन्वेजिनेशन हुआ, ठीक है। और इस पे क्या है कि कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, देखो ध्यान से। क्या ये एंजाइम प्रेजेंट है? ये क्या तुम्हारा? एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। एंजाइम प्रेजेंट, ठीक है।
अब सुन ध्यान से, ये ऐसा होता क्यों है, ध्यान सुनना। सबसे पहली बात कि आपको पता होगा कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ठीक है, अब तुमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सर एटीपी बनाता है। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग जो है वो सांस तो ले नहीं सकते। एटीपी नहीं रहेगा तो भाई तुम सांस कहां से लोगे, है ना? या फिर प्लांट की अगर बात करें तो ठीक है, अगर मान लो बैक्टीरिया के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है और बैक्टीरिया फिर भी जिंदा, इसका क्या मतलब है कि उसके पास कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो उसको रिस्पायरेशन में मदद करता होगा। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से बना, जिस पे एंजाइम प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मीजोसोम बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहां पर बैक्टीरिया जो है वो रिस्पायरेशन कैसे करता है? रिस्पायरेशन कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ मीजोसोम, विद द हेल्प ऑफ मीजोसोम। मीजोसोम के मदद से तुम्हारा बैक्टीरिया जो है वो रिस्पायरेशन करता है। अब मुझे बताओ यहां पर हुआ क्या? इन्वेजिनेशन की एक्सटेंशन। सर यहां पे आपका इन्वेजिनेशन हुआ है। क्या हुआ यहां पर? इन्वेजिनेशन हुआ है। ठीक है, इन्वेजिनेशन, इन क्या हुआ? इन्वेजिनेशन हुआ है। किस चीज का? इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन का। मतलब क्या हुआ? इस केस में सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन हुआ है। अब ये जो इन्वेजिनेशन हुआ वो तीन रूप में हो सकता है। किस किस रूप में? ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, और लेमेला के फॉर्म में हो सकता है। मतलब ये ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो सकता है इस तरीके से, वेसिकल के फॉर्म में हो सकता है, और लेमेला मतलब इस तरीके से ऐसे, इसके फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब ये जो इन्वेजिनेशन हुआ ना, इन्वेजिनेशन होने के बाद तीन तरह का स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरिया में देखने को मिल सकता है। पहला ट्यूब्यूल्स, दूसरा वेसिकल, तीसरा लेमेला। ठीक है, समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत बताओ। अगर तुमसे कोई पूछे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, किससे क्या पूछे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर रिस्पायरेशन में कौन मदद करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर यहां तक? ठीक है, अब मुझे बताओ एक चीज याद रखना, यहां पर सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। क्या हुआ कि मीजोसोम की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, पहला बात। दूसरा बात, एंजाइम कंटेंट बढ़ जाता है, एंजाइम का कंटेंट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तीसरा बात, मतलब क्या हुआ कि मीजोसोम की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, एंजाइम का कंटेंट बढ़ जाता है, और क्या होता है? अच्छा ऐसा क्यों होता है? मीजोसोम का इसमें एंजाइम कंटेंट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मीजोसोम जो है वो तुम्हारा एंजाइम सीक्रेट कर रहा है। देखो मीजोसोम सीक्रेट एंजाइम, तो मतलब क्या हुआ? सिक्रेशन का भी काम करता है, सिक्रेशन का भी काम करता है। देखो यहाँ देखो, मीजोसोम जो है वो तुम्हारा एंजाइम सीक्रेट क्या नहीं, देखो एंजाइम प्रेजेंट है, तो एंजाइम जो सीक्रेट किया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एंजाइम का कंटेंट यहाँ पर बढ़ाता है। बोले यहाँ तक समझ में आया? मतलब क्या हुआ? सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा रिस्पायरेशन में मदद करेगा। क्या करेगा? रिस्पायरेशन में मदद करेगा, रिस्पायरेशन। ठीक है, अगर बात करें मीजोसोम की वजह से क्या हुआ, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, एंजाइम का कंटेंट बढ़ जाता है। मीजोसोम क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मीजोसोम जो तुम्हारा एंजाइम सीक्रेट करता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़े। और एक चीज यहाँ पे याद रख लेना, ये भी तुमको 12th में पढ़ाएंगे हम, कि ये मीजोसोम जो है वो हेल्प करता है, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल। ठीक है, यहां तक अच्छे समझ में आया? और ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करता है। सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, लिखो यहां तक। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मीजोसोम की बात करूं,
अगर मैं मीजोजोम की बात करूं तो मीजोजोम में जो है सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं, जिसके ऊपर इंजाइम आके लगता है। ठीक है, और ये इन्वेजिनेशन जो 3 फॉर्म में हो सकता है, टिब्यूल्स के फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में और लैमेला के फॉर्म में। ठीक है, अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। इस मीजोजोम की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और इंजाइम का जो कंटेंट है वो भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और मीजोजोम जो है वो तुम्हारा, क्योंकि मीजोजोम क्या करता है, एंजाइम सेक्रेट करता है, और मीजोजोम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में और डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। ठीक है, और मीजोजोम जो है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। एकदम अच्छे से क्लियर एक बार पढ़ लो इसको। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा तुम्हारा, कि राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, मैं देखो कंप्लीट राइबोसोम आगे दिया हुआ, मैं आगे पढ़ूंगा, फिलहाल तुमको मैं राइबोसोम पढ़ा रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल बना रहा हूँ, देखो ये मान लो एक सेल है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये तुम्हारा क्या है, ये जो सबसे बाहर है ये तुम्हारा सेल वॉल है, और ये क्या है ब्लू लाइन का, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है। कोई दिक्कत है इसमें, ये दोनों तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो दो तरह का तुमको यहाँ पे दिखेगा, मेरी बात सुनो, ये मान लो एक राइबोसोम बना रहा हूँ मैं, एक राइबोसोम ये, एक राइबोसोम ये। ठीक है, और मान लो यहाँ पर मैं राइबोसोम बना रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है, ये भी राइबोसोम है, क्या है ये, राइबोसोम है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है। ये राइबोसोम कहाँ पर है सर, साइटोप्लाज्म के अंदर है। ये तुम्हारा ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म। अब अगर तुमसे पूछे राइबोसोम ये वाला कहाँ है सर, साइटोप्लाज्म में, ये कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। मतलब ये राइबोसोम जो है, ये वाला राइबोसोम ये साइटोप्लाज्म के अंदर है, और ये कहाँ, ये राइबोसोम कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर है। ठीक है, अब मुझे सोच के बताओ कि इन दोनों राइबोसोम में से कौन सा राइबोसोम फ्री और कौन सा राइबोसोम फिक्स है। मतलब क्या हुआ कि ये एक राइबोसोम तो ये है और एक राइबोसोम ये राइबोसोम सब दिख रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फिक्स है, मतलब ये राइबोसोम कैसा है, फिक्स राइबोसोम है। ठीक है, और ये राइबोसोम कैसा है, ये फ्री राइबोसोम है। समझ आया, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दो जगह पर राइबोसोम होता है, एक तो तुम्हारा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है जो फिक्स होता है, ठीक है, और एक साइटोप्लाज्म के अंदर होता है जो तुम्हारा क्या होता है, फ्री होता है। यहाँ तक एकदम कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, चलो अब सुनो, कुछ बातें अगर राइबोसोम के बारे में हम कर लें तो बेहतर होगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसके साइज की बात करूं, अगर मैं इसके साइज की बात करूं, किसकी, राइबोसोम की, तो बताओ साइज कितना होगा, 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक, 15 नैनोमीटर से 15 नैनोमीटर से नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। ठीक है, अगर इसके साइज की बात करें, किसकी, ये क्या है साइज। ठीक है, इसके अंदर कौन सा राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, 70 है, जो कि हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब 70 एस क्यों लिखे हम यहाँ पर, एस का मतलब होता है सरवर्ग यूनिट। क्या होता है, सरवर्ग यूनिट, क्या होता है, सरवर्ग यूनिट, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं उसको, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है सर, अब देखो 70s जो है ये दो प्रकार का होता है,
अच्छा सेडिमेंटेशन, ये एस क्या है, ये ना वेलोसिटी को बताता है, वेलोसिटी को या फिर स्पीड को बताता है, वेलोसिटी स्पीड को बताता है, ठीक है। खैर इस पर आता बाद में। 70s दो प्रकार का 70s राइबोसोम होता है, इसका दो सब यूनिट होता है, एक होता तुम्हारा 30s और एक होता तुम्हारा 50s, एक होता तुम्हारा 50s। मतलब 70s राइबोसोम का दो सब यूनिट होता है, एक होता तुम्हारा 30s और एक होता तुम्हारा 50s। अब कुछ लोग के मन में सवाल होगा सर 1530 तो 80 होता है, 70 तो हो नहीं रहा। अब सुनो ध्यान से, इन दोनों को ऐड नहीं करना। सर क्या मतलब है इसका, इन दोनों को ऐड नहीं करना क्या मतलब है, मान लो ये तुम्हारा कोई टेस्ट ट्यूब है, ये क्या तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है। अब मान लो इसके अंदर ये दो राइबोसोम है, ये एक राइबोसोम ये, एक राइबोसोम ये, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा 50s है और ये तुम्हारा क्या है 30s है। जब तुम इसको घुमाओगे ना, सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे, सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, तो इस राइबोसोम को जब तुम घुमाओगे पूरा एकदम जोर से, तो ये राइबोसोम जो है एक तुम्हारा 50 की स्पीड से घूमेगा और एक तुम्हारा 30 की स्पीड से घूमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 30s और 50s है ये राइबोसोम के स्पीड को बताता है, वेलोसिटी को बताता है। समझ आ रहा है, मतलब अगर तुम दोनों राइबोसोम को देके सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे टेस्ट ट्यूब में, क्या ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जब तुम सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे तो एक राइबोसोम तुम्हारा 50 की स्पीड से घूमेगा, दूसरा तुम्हारा 30 की स्पीड से घूमेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं 30 एंड 50s, दोनों को ऐड नहीं करना। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मतलब यहाँ पर कुल मिला के एस जो है वो तुम्हारा क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, मेजर कर रहा है, मेजर कर रहा है किसको, डेंसिटी को, डेंसिटी को और साइज को। समझ आया, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, डेंसिटी और साइज को मेजर कर रहा है, ठीक है। और कुछ बातें, ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, सबसे छोटा यही है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, ऑर्गेनल, ठीक है। दूसरा ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन लेस होता है, मतलब इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। बोलो अब कोई दिक्कत है तो बताओ। मतलब क्या हुआ, अगर मैं राइबोसोम की बात करूं तो राइबोसोम दो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, क्या कौन से सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल की। ध्यान से सुनो अच्छे से, अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम की बात करें हम, तो राइबोसोम दो जगह पर होता है, एक तो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है और दूसरा साइटोप्लाज्म में होता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो राइबोसोम था वो फिक्स होता है, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम वो क्या है, फ्री है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि अगर इसके साइज की बात करें तो इसका साइज जो 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है। एस क्या है, इसको हम लोग सर्वर यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये वेलोसिटी को बताता है। 70s का दो सब यूनिट है, 30s और 50s, ठीक है सर। एस जो है वो तुम्हारा मेजर करता है डेंसिटी और साइज को, इन दोनों को ऐड नहीं करना। जब तुम इसको टेस्ट ट्यूब में देके घुमाओगे तो एक जो तुम्हारा 50 के स्पीड से घुमेगा, दूसरा 30 के स्पीड से घुमेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, 70s एंड 30s बोलते हैं। बोले समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। टाइम हो गया सर, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोली राइबोसोम, ये हम लोग कल करेंगे, ठीक है। समझा, तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, है ना। आई होप सो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, और आशा करते हैं आप लोग का सेहत अच्छा होगा। चलो अलविदा, थैंक यू सो मच।